अभी अभी हाँ यार कोई बात नहीं जानते तो मैं आपको वही बता देती हूँ आज, ठीक है। अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट मतलब दे आर डिफरेंट अप्रोच टू मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है, अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स देर आर डिफरेंट अप्रोचेज टू मैनेजमेंट, मीन्स कि मैनेजमेंट को अलग अलग मैनेजमेंट गुरुओं ने, इंजीनियर्स ने या फिर सोशियोलॉजिस्ट ने या फिर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है ना। नॉर्मली जब हम साइंस बोलते हैं तो साइंस में एवरी डेफिनेशन इज डेफिनेट, राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि गुरुत्वाकर्षण के बल को न्यूटन ने अपने तरीके से डिफाइन किया, आइंस्टीन अपने तरीके से डिफाइन कर देंगे या फिर गैलीलियो अपनी तरह से डिफाइन कर देगा, ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि वो प्योर साइंस है, ठीक है ना। डिफाइन करने से पहले आपको प्रूफ करना पड़ता है, जैसे कि आपको प्रूफ करना पड़ा कि धरती के पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सब चीजों को अपने तरफ खींच लेता है, इसीलिए हम कुछ भी उछालते हैं ऊपर तो वो नीचे ही जाता, ऊपर नहीं जाता है। लेकिन हम चंद्रमा पे जाके उछालेंगे तो किधर चला जाएगा? नीचे आएगा चंद्रमा के सतह पे? नहीं, वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दैट सरफेस लैक्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये प्रूफ किया पहले न्यूटन ने, तब उन्होंने फोर्स के नियम बताए, लॉ ऑफ फोर्स बताया ना उन्होंने, जो 3 नियम हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे साबित करना पड़ता है और फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करके, तरह तरह का रिसर्च करके फिर उसको प्रूफ करते हैं और फिर वो एक फिक्स डेफिनेशन तैयार हो गया। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये साइंस तो नहीं है, राइट, क्योंकि साइंस इज नॉर्मली फिक्स्ड, ठीक है ना। आपको पता है a+b का होल स्क्वायर, आपको पता है E=mc² जो आइंस्टाइन ने दिया था, है ना। ऐसे बहुत सारे लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं जो फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, उसी फॉर्मूला पे आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो फॉर्मूला इज फिक्स, यू हैव टू ओनली tan थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू फिक्स है, राइट। उसमें कोई मान में चेंजेस नहीं होता है, लेकिन ये मैनेजमेंट फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास है? क्यों मैनेजमेंट फिक्स नहीं है? क्यों देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेजमेंट? क्यों डिफरेंट लोगों ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है? क्योंकि हर आदमी ने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में काम किया है, राइट। और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। जब भी आप कुछ मैनेज करोगे तो क्या मैनेज करोगे, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज ऑलवेज, कहते हैं हम, गोल ओरिएंटेड होता है मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज गोल ओरिएंटेड, यानी वी मैनेज व्हेन वी वांटेड टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव ही नहीं करना तो मैनेज क्या करना, दिन रात बिता दो ऐसे ही, है ना, भटकते रहो इधर उधर उधर। टाइम को मैनेज नहीं करना है, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं देनी है, कोई इंटरव्यू नहीं करना है, कोई कुछ बनाना नहीं है, कुछ इनोवेशन नहीं करना है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, खेलना नहीं है, फुटबॉल का प्लेयर नहीं बनना, तो क्यों इतना मेहनत करना है, ठीक है ना। फिर तो हम गवा देंगे, ठीक है। जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, दे ruin their time, their resources, their energy। कहते हैं ना कि एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना चाहिए, नहीं तो वेस्ट हो जाता है एनर्जी। आप लोगों को आवाज आ रही है? सिंस ये क्लास थोड़ा छोटा है तो मैं धीरे ही बोल रही हूँ। यस मैम। ठीक है, गुड। अगर ना आए तो हैंड रेज करके बता देना, मैं बीच बीच में इधर देखूंगी। ये लगा लेने से थोड़ा मैं मूव कम कर पा रही हूँ। बोर्ड भी इधर कर देती हूँ ताकि तुम लोग देख सको बोर्ड को। ऐसे कुछ खास लिख नहीं रही बोर्ड पे। ओके, तो मैनेजमेंट का क्या मैंने बताया कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। तो किसी चीज को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? जब हमको कुछ अचीव करना होता है तो हम क्या करते हैं? सपोज करो कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, करोड़पति बनना, दूसरा बिल गेट्स बनना, हो सकता है गोल, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कोई भी बता सकता है? इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल जो आपको 2 महीना बाद करना, 6 महीना बाद करना है, ये तो हो सकता है। 6 महीने का कुछ तो गोल होगा सबके पास, या नहीं है? यू वुड लाइक, वो तो 2 साल के बाद का हो गया, चलो ठीक है। फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल हो गया कि यू वुड लाइक टू ज्वाइन सम एमएनसी। ये गोल है तुम्हारा, राइट। तो इस गोल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में? फर्स्ट गोल है, ठीक है ना, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। एमएनसी ज्वाइन करो, बैंक ज्वाइन करो, गवर्नमेंट की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, एनजीओ ज्वाइन करो, स्कूल ज्वाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। पर तुमने क्या पिक किया?
एमएनसी, अच्छा कोई वेल स्टैब्लिश्ड एमएनसी ज्वाइन करना। अब ये क्या हो गया, पिकिंग ऑफ वन ऑप्शन, पिकिंग ऑफ वन ऑल्टरनेटिव इज बिकम योर डिसीजन। जब तुमने ये तय कर लिया ना कि मेरे पास एन नंबर ऑफ क्या है, ऑप्शंस है, रास्ते हैं, लेकिन मुझे इसी रास्ते पे जाना है, यानी सबको तुमने रिजेक्ट करके एक को तुमने चुना, यानी दिस बिकम्स योर डिसीजन, ये तुम्हारा निर्णय हो गया, राइट, दिस इज योर डिसीजन। अब इस डिसीजन यानी ये गोल, फर्दर दिस बिकम्स योर दैट योर picked up alternatives becomes your goal, becomes your decision। अब इस डिसीजन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। किस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, सिर्फ स्टडी वेल से काम नहीं चलेगा। अब आपको, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है ना, वी हैव टू स्टडी वेल। अब छोटे छोटे बातों पे आना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव 24 आवर्स, उस 24 घंटे में एक पढ़ाई ही तो नहीं है जो तुम करने वाले हो, और भी बहुत सारा जरूरी काम है जो तुम करोगे, और वो भी जरूरी है, ठीक है ना, गैर जरूरी वो भी नहीं है। लेकिन मेरा मेन गोल है ये, इसके लिए कितना टाइम कम से कम हमको निकालना पड़ेगा। तो 24 घंटे में यू हैव टू डिसाइड 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, और एग्जामिनेशन के टाइम में 12 घंटा, 13 घंटा, वट एवर योर कैपेबिलिटी, ठीक है ना। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, जरूरी नहीं है 13 घंटा, कुछ बच्चे 4 घंटे में उतना पढ़ लेते हैं जितना मैं 12 घंटे में पढ़ती हूँ, है ना। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी है, इसको जज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना आपको वही है। जो कोई 4 घंटा करके ये गोल को अचीव करे, कोई 14 घंटा पढ़कर अचीव करे, आना यही है, ठीक है ना। क्षमता के हिसाब से आप टाइम को मैनेज करेंगे। रिसोर्सेज, all are coming from different financial background, yes or no, सबका financial background different है ना। अब इस finances को भी तो मैनेज करना है, अचीव करना है। सबका सेम टारगेट हो सकता है एमएनसी को ज्वाइन करना, लेकिन सबके जो पॉइंट ऑफ रेस है वो सेम नहीं है। सबका पॉइंट, कैसे दौड़ में क्या करते हैं, एक पॉइंट से दौड़ लगाते हैं, तो वहां बहुत इजी हो जाता है, जो जीतता है वो रियल विनर है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे खड़े हैं सब लोग। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग, किसी का अलग बैकग्राउंड है, किसी ने अलग तरीके के स्कूल में पढ़ा है, किसी ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, किसी ने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है, किसी ने नॉर्मल अपने शहर का जो प्राइवेट स्कूल होता है वहां से पढ़ा है, कुछ खुद से बहुत मेहनत करके खुद अच्छे से पढ़ा है। तो डिफरेंट है ना रेसिंग पॉइंट, तो अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। सबके लिए एक प्लान काम करेगा नहीं, तो each one of you has to make your own plan to achieve the same goal। टारगेट एक ही है, लेकिन आप सबको अलग अलग प्लान बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट सबके लिए डिफरेंट है, राइट। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को अलग तरीके से अपने लिए रिसोर्सेज को मैनेज करना है। जैसे पैसे का, मान लो किसी को 5,000 में महीना चलाना है, किसी को 6,000 में महीना चलाना है, किसी को 3,000 में चलाना है, किसी का कुछ नहीं है, खुद से ट्यूशन पढ़ के अर्न करके पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। ये भी तो सिचुएशन होता है ना। तो मैनेज तो लोग अपने रिसोर्सेज को करेगा ना, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करके उसको क्या मिलेगा। तो यही है मैनेजमेंट। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, बिकॉज देयर आर डिफरेंट सिचुएशन इन विच वी हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स और गोल। सिचुएशन अलग है तो मैनेजमेंट का अप्रोच भी अलग अलग होगा। इतना क्लियर हुआ। इसीलिए ये फिक्स नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदलते रहता है, और बदलते हुए सिचुएशन में हमको, हमारे पास चैलेंजेस अलग होता है, और उस चैलेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट मैनेजमेंट फिलॉसफी, डिफरेंट मैनेजमेंट थियोरीज, ठीक है। अब हम अप्रोचेज की बात करते हैं, क्या क्या है ये डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको ऐसे पढ़े कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं इवोल्यूशन को। सबसे पहला फेज है प्री साइंटिफिक, ठीक है ना। ये अप्रोचेज मैं अब आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या क्या है ये अप्रोचेज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे ऐसा हुआ है जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं, राइट। क्लास कब से होता है आप लोगों का? 2 बजे से। तुम्हें नींद आ रही है क्या? जाके आप खुद हो गया आप, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ज्यादा पढ़ा नहीं है, अभी तो शुरू ही किया है, इसे मैंने पूछा। कोई बात नहीं, अब देखो सुनो, जाके धो के आ जाओ, कोई बात नहीं, पानी पी के धो के आ जाओ, ठीक है। मैं क्या बोल रही थी अभी आपको कि अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का क्या क्या अप्रोच रहा है, क्योंकि अभी जैसा आप रूप देख रहे हो वैसा 10 साल पहले नहीं था। जो 10 साल पहले थे वो वैसा
25 साल पहले नहीं था। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कीप ऑन चेंजिंग, है ना, बदलाव होता है। जैसे हम लोग भी अभी जैसे हैं वैसे जब धरती पे आए थे तब तो वैसे नहीं थे। जब पुराने आदि मानव जिसको बोलता है वो क्या हमारे जैसा था? नहीं था, राइट। यानी उसके रूपरेखा में भी चेंज हुआ है। इस तरह मैनेजमेंट भी सिंपल धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स होता गया है, राइट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का अगर आपको इवोल्यूशन पढ़ना पड़े या अप्रोचेज पढ़ना पड़े तो आप फर्स्ट स्टेप पे बोल सकते हैं कि इट इज प्री साइंटिफिक फेज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या था? तो प्री साइंटिफिक फेज मतलब होता है कि इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आया उसको हम बोलते हैं, नहीं एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लासिकल, इसको फेज नहीं बोल करके हम बोलते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच में, अब इस क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच में 3 माइलस्टोन्स की तरह काम करता है। आती हूं मैं तुम लोगों के पास भी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आदिति, श्रेया एंड पूजा को कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग का कैमरा ऑन रहना चाहिए, मैं देख रही हूँ। क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच में सबसे पहले आया साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद क्या आया? एडमिनिस्ट्रेटिव। ये सब सुना है टर्म? नो और यस? नो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड देन कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना तो मैम पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। BUREAU, ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक, अरे मैंने इसको आंख मुंह धो क्या बोला, ये नहाने लगा क्या? कितना टाइम लगता है इसको? ओके, सो दिस इज व्हाट, आ जाइए अब बैठो। अब मैं ये बता रही थी कि डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। पहला अप्रोच है प्री साइंटिफिक, ठीक है ना, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। इसके बाद है क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी जिसमें आया साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है ना। मैं बताऊंगी किसने क्या बताया है। एंड देन थर्ड स्टेप में आया, देखो, न्यू क्लासिकल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैनेजमेंट थियोरी या अप्रोच बोलना बेहतर है, न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच। एंड देन फाइनली जो अब है मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच थियोरी, जो भी बोल रहा है, इट्स अप टू यू। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी छोटा सा सिंपल फॉर्म है, प्री साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक से पहले, ठीक है ना। अब साइंटिफिक क्लासिकल का एक पार्ट है, राइट। तो इसके बाद यही आया, इसीलिए प्री साइंटिफिक बोला गया। लेकिन इसके अंदर 3 अप्रोचेज है जिसको हमने क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर कवर किया, राइट। तो प्री साइंटिफिक के बाद क्लासिकल में 3 भाग। ये तीनों जो है ना, दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट, माइलस्टोन जिसको बोलते हैं ना, मील का पत्थर। ये इसको आप कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, इन तीनों थियोरी अप्रोचेज में भी प्रॉब्लम्स है, जिसको धीरे धीरे मॉडर्न मैनेजमेंट में रिमूव किया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे गलतियां पता चला उसको रिमूव करके अपग्रेड कर दिया। लेकिन पहली बार जब हम कोई टास्क करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता, राइट। पहला बार कोई काम करोगे तो मुश्किल होगा ना, लेकिन दूसरी बार जिसको बोलो कि इसको तुम सही कर दो तो आसान होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे गलती है, इसको हटा के दूसरा जोड़ दिया, सही हो गया। तो फर्स्ट टाइम किसी काम को करना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज बोलते हैं, इनके फाउंडर्स को, इनके प्रोफाउंडर को, क्योंकि उन्होंने पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक पूरा एक बृहद डायमेंशन आपके पास प्रेजेंट किया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट और यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसके जो प्रोफाउंडर है उसको बोलते हैं FW, नाम सुना था, FW टेलर इज नोन एज, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट में स्टार्ट्स विद प्री साइंटिफिक फेज, उसके बाद आ गया क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच, उसके बाद न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद आया मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। प्री साइंटिफिक फेज को जाने दो, इसलिए क्योंकि इसमें 3-4 साइकोलॉजीज मैनेजमेंट
जो सोशियोलॉजिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, वो आए, जिसमें चार्ल्स बैबेज आए, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम लोग। उन्होंने कहा था कि कि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए मैनेजमेंट में। आप जब भी काम करते हो, जब भी आप किसी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, तो आपके पास एक मैथमेटिकल प्रूफ होना चाहिए कि क्यों इतना रिसोर्सेज लगता है, ठीक है, यानी साइंस बेस्ड हमारा काम होना चाहिए। वो इतना बोल करके चलेंगे, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोला जाता है। वो यही बात इन्होंने रिपीट की, लेकिन इसके साथ इन्होंने और भी बहुत कुछ बोला, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। पहला पॉइंट सेम है इन दोनों का कि साइंटिफिक कैलकुलेशन होना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसके अलावा पूरा डिटेल्ड आपको एक डायमेंशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, जो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने एक पॉइंट बोल करके छोड़ दिया। उसी तरह अवेंस आए, जो ट्रेड यूनियन के बारे में बोले, उसी तरह और भी साइकोलॉजिस्ट है, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। 3-4 लोग हैं जिन्होंने अपने अपने बारे में, किसी ने ट्रेड यूनियन के बारे में बोला, किसी ने सोशल वेलफेयर के बारे में बोला, किसी ने वर्किंग कंडीशन और हॉलीडेज के बारे में बात की, वर्क इंटरवल्स के बारे में बात की। वो एक एक विषय पे बात करके इन चारों का कोई ईरा भी चला है क्या? पूरा पूरा प्री साइंटिफिक पेज वही रहा है। चारों का अलग अलग समय में अलग अलग मैनेजमेंट से रिलेटेड एक आध टॉपिक के बारे में बात किया और बस हो गया। लेकिन उसके बाद जो क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच आया, यहाँ पे डिटेल्ड डायमेंशन दिया गया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में बताया, राइट। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच अगर पढ़ाएंगे तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मैं आपको तीनों के बारे में बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। साइंटिफिक अप्रोच मैनेजमेंट बोलता है रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब क्या हुआ? रूल ऑफ थंब का मतलब लिख लो यहाँ पे। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है गेस वर्क। गेस वर्क, ठीक है ना। अनुमान से कोई काम करते हैं उसको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं। यानी यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, तो हमको लगता है कि मोटा मोटी आप मुझे 500 दे देंगे तो ये काम हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? That means rule of thumb. You don't know how much exactly is needed for that work. Scientific management FW करेगा, इसको हटा दो। अभी अनुमान गेसवर्क को हटाओ, साइंटिफिक तरीके से काम करो। मतलब यू हैव एग्जैक्ट डेटा कि कितना खर्चा होने वाला है। ये एक एग्जांपल है खर्चे का, इसको कहीं पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो जो भी आप करेंगे एग्जैक्ट फिगर के साथ करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर का यही चीज कहा था इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने सिर्फ चार्ल्स बैबेज ने सिर्फ उतना कह करके वो चुप हो गए थे। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे प्रिंसिपल दिए। 5 प्रिंसिपल्स है एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में, और इसके अलावा उन्होंने 5 डिफरेंट टेक्निक्स भी बोला कि कैसे आप इस प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक अप्रोच आपको समझ में आया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, रूल ऑफ थंब रिप्लेस कर दीजिए और साइंटिफिक तरीके से काम करिए। एक मैंने बताया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल का नाम है। किसका नाम है ये? HENRY, हेनरी। कहीं कहीं आप आई भी देखिएगा, हेनरी फेयोल, ठीक है ना। हेनरी फेयोल ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ही सेड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा बात किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? तो एक ही बॉस होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि डिफरेंट बॉसेस आकर के सबऑर्डिनेट को डिफरेंट टास्क असाइन करेंगे तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ही बिकम कंफ्यूज एंड देन वो छोड़ देगा काम करना, और तब बोलेगा, कोई आएगा बॉस पूछने के मेरा काम हो तो बोलेगा नहीं मैं उनका काम कर रहा था, राइट। सो देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसीलिए उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। 14 प्रिंसिपल है इसके। कितने हैं यहाँ पे? मैंने कितना बोला था प्रिंसिपल? 5 प्रिंसिपल। ये आगे सीधा 14 प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। एक एक करके आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो गया। और ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है ना, लेकिन मैनेजमेंट अगर आपको किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करना, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पूरा वो कंट्री को हैंडल करना, अभी तो एक मैनेजमेंट है, राइट। पूरे स्टेट को भी हैंडल करने के जो हम नियम कानून बनाते हैं वो भी तो मैनेजमेंट है। या फिर आपका बहुत बड़ा 50,000 का एम्प्लॉयमेंट का ये स्ट्रेंथ है,
तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ के लिए आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क तो सब में कॉमन है, उसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ रेगुलेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको। इम्पर्सनल रिलेशन मतलब कोई किसी का भाई भतीजा नहीं है, सब प्रोफेशनली जुड़े हुए, जूनियर सीनियर है सब सबका, सब कोई किसी का बॉस है, कोई किसी का जूनियर है, कोई किसी का उससे ज्यादा जूनियर है, और यही रिलेशन है बस ऑफिस में, और कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर और कोई रिलेशन हम वहां पे फरियाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसको ज्यादा पैसा दे देंगे क्योंकि ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है। भेदभाव करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, राइट। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको प्रमोशन नहीं देंगे, और जो डिजर्व नहीं करता है लेकिन वो मेरा रिश्तेदार है, हम उसको प्रमोट कर देंगे। समझ में आया? नेपोटिज्म, करेक्ट करेक्ट। तो ये नेपोटिज्म को बढ़ावा देंगे तो ये बुरा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरीके से इन्होंने भी 5 टॉपिक के बारे में बोला, ऑफिशियल रिकॉर्ड, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ऑथोरिटी एंड हायरार्की, डिवीजन ऑफ वर्क एंड एक और चीज मेरे दिमाग से निकल गया। समझ में आया? ठीक है। तो ये इन शॉर्ट ये क्लासिकल। अब ये तीनों में प्रॉब्लम है, इसके बाद भी लोग आए जो नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी में आए। इसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट में पीटर ड्रकर का नाम है, ठीक है ना। पीटर ड्रकर नाम अगर नहीं सुना होगा तो अभी याद कर लो। पीटर ड्रकर इज नोन फॉर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। फादर ऑफ मॉडर्न जिसमें हम आप जी रहे हैं, ठीक है ना। ये पीटर ड्रकर आए। न्यू क्लासिकल थियरी में एक बहुत फेमस नाम है जिनका नाम है एल्टन मायो। क्या नाम है ये? एल्टन मायो को बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन अप्रोच मैनेजमेंट। फादर क्योंकि न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी को हम ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। अभी कुछ समझ में आ रहा है? ELTON। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग है ना वो बहुत खराब। पीटर ड्रकर, DRUCKER, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एल्टन मायो फादर ऑफ ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि न्यू क्लासिकल को मैंने अभी बताया कि न्यू क्लासिकल को और करके आप बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं और ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसके 3 नाम मैंने बता दिए आपको, राइट। और इन तीनों के लिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन अप्रोच मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये फादर है ह्यूमन अप्रोच मैनेजमेंट, ये है मॉडर्न मैनेजमेंट के। एंड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में किसका नाम आ गया? मैक्स वेबर, WEBER, मैक्स वेबर, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट याद रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय FW टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल एंड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको हाँ बताइए, ठीक है ना। ओके, तुम लोगों को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करके पूछ लेना, ठीक है। उसके अभी ये पता चला डिफरेंट अप्रोचेज में क्या है। न्यू क्लासिकल में मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये दूसरा अप्रोच है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की गई है। यहाँ तक दूसरे चीज जैसे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात की गई, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात किया गया। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन अप्रोच क्या है, एल्टन मायो ने देखा कि इससे पहले जो भी लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, मटेरियल के बारे में, मशीनरी के बारे में, इस सब टर्म में बोल रहे हैं। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमन रिसोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये डिफरेंट है फिजिकल रिसोर्सेज से और कैपिटल रिसोर्सेज से। कैसे? कैपिटल रिसोर्सेज, पैसा को कभी बुरा लगेगा तुम कहीं भी फेंक दो, वो रोएगा क्या, वो बुरा मानेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। तुमने उससे मशीन खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, उसको कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। वो कुछ फील नहीं करता है। तुम फील कर सकते हो बर्बाद होगा तो अच्छा बुरा, पर वो कुछ फील नहीं करता। मशीन टूट गया तो क्या रोएगा मशीन की मैं टूट गया? उसे बुरा लगेगा कि आपने उसे तेजी से चला दिया, आपने जोर से दबा दिया? डजंट फील। नॉन लिविंग है बाकी सारे चीज, बाकी सारे रिसोर्सेज के पास कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। दे आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज, दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड, दे कैन नॉट रिएक्ट, दे कैन नॉट फील गुड और बैड अबाउट एनीथिंग। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या करता है? ये महसूस करता है, ठीक है ना। ये क्या महसूस करता है? तो मुझे आज
अवार्ड मिला, खुशी, ठीक है ना, मुझे आज पनिशमेंट मिला, रिवॉर्ड, मेरे साथ आज गलत हुआ, दुखी है ना, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज महसूस करता है, और ये क्या महसूस कर रहा है इसी पर डिपेंड करता है कि ये इसका आउटपुट कैसा होगा। अगर ये अच्छा महसूस नहीं कर रहा तो क्या करेगा, 1 लाख मार के एक मशीन को और तोड़ देगा, है ना, मेरे साथ इतना गलत होता है, एक बार मारेगा, कोई देखने गया क्या किया, ये आपका नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर ये खुश रहेगा तो ये क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, ताकि अगले बार और इसको मोटिवेशन मिले, और इसको रिवॉर्ड मिले, और इसको एप्रिसिएशन मिले, लोग इसकी तारीफ करें, इसको प्रमोशन मिले, ग्रोथ मिले, बोनस मिले, है ना, बहुत कुछ। इससे कैसे हैंडल करोगे, ठीक है ना, नियम बना के इसको हैंडल नहीं कर सकते। कोई फॉर्मूला नहीं है जो कंप्यूटर में रन कर दिया और ऐप चालू हो गया, उस फॉर्मूले से ये नहीं चलता। इसके लिए तो आपके पास एक अलग ही तरीका होना चाहिए। देयर आर सो मेनी टूल्स, देयर आर सो मेनी टैक्टिक्स, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजी, जिससे आप इस रिसोर्सेस को हैंडल करते हो, और जिसके बारे में एल्टन मायो ने अपने एक्सपेरिमेंट में, क्लासिकल मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट में, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में डिटेल्ड उसका रिसर्च किया, स्टडी किया, और बताया कि इनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, और इनको कैसे हैंडल करना चाहिए। समझ में आया? अब आपको दिख रहा है डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, हर का अपना अपना राय था, और कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। गलत होता तो हम इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बोलते, ठीक है ना, फिर तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट अगर करना है तो कैसा होना चाहिए, कैसा साइंटिफिक क्यों होना चाहिए। क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम जब कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं था, मौसम विभाग जिसको हम बोलते हैं, तो गाँव में कैसे खेती होती थी। स्वदेश देखा है आपने, आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो आपने देखा होगा, वहां कोई गाँव का एक एक्सपर्ट रहता है जो आसमान को देख के बता देता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बट ये कितना अनसाइंटिफिक है ना। उसके पास कोई यंत्र नहीं है, कोई मशीन नहीं है। अभी इतना ज्यादा एक्सपेंसेस के बाद भी एक्यूरेट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन अभी भी नहीं आता। लिखा होता है 2-4 दिनों में बारिश होने की आशंका है, कभी नहीं लिखा कि जरूर होगी, लिखा होता है हमेशा बोलता है ना आशंका, ठीक है ना, तेज धूप होने का आशंका, वॉट एवर ये डाउट है, क्योंकि ये भी बदलते तो रहता है सिचुएशन भी, लेकिन एक प्रेडिक्शन है आपके पास जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यंत्र अधिकतर सही ही बताता है। समझ में आया? तो आप रिलाई कर सकते हो। लेकिन उस आदमी का क्या भरोसा, ठीक है ना, वो क्या देख करके बोल रहा है कि बारिश होगी नहीं होगी। अब उसके कहने पे आपने खेती कर लिया और धान का पूरा फसल लगा दिया, बारिश नहीं हुई, किसानों का पैसा। हमारे यहाँ इतना अनसाइंटिफिक खेती होता है, तभी तो किसान हमारे दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। जबकि पंजाब में देखो किसानों का रुतबा है ना, साइंटिफिक तरीके से थ्रेशिंग होता है, साइंटिफिक तरीके से सोइंग होता है, साइंटिफिक तरीके से हार्वेस्टिंग होता है, वो लोग बहुत रिच है ना। तो साइंटिफिकली करना है काम, क्योंकि अब आपके पास जो ही बचा कुछ रिसोर्सेज है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ डिवास्टेट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया उस युद्ध में, ठीक है ना। तो जो बचा है और जो लोग बचे हैं उनको तब डिमांड आप करोगे ना पूरा। जो लोग बचे उनको जिंदा रखोगे या उनको भी एक बॉम्ब गिरा के मार दोगे? बहुत हो गया ये मारना धारना, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि अब हमको ये सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको एक टर्म आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हमको उद्योगीकरण बनना पड़ेगा। यानी हाथ से जो बनाने का हमारा ट्रेडिशन रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और हमको मशीनों से बनाना पड़ेगा, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो गया, मशीन आ गया, है ना। मशीन ज्यादा से ज्यादा चीजों को बना लेती है, तो अब मशीन आ गया। अब मशीनों पर तुमको लगता है कि 500 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे तो हो जाएगा, तो लगने से मशीन तो उतना घंटा चलेगा। तुम्हारा ये जो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, ये बिल्डिंग रेंट पर ली है, उसका तो तुम 500 यूनिट प्रोड्यूस करो या 5000 यूनिट प्रोड्यूस करो या 5 यूनिट प्रोड्यूस करो, किराया तो बराबर लगेगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ही आएगा, आपका उतना ही आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा कि मशीन थोड़ा ज्यादा देर चलेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज आपने 10 तो आउटसोर्स कर ही रखे हैं 500 के ऊपर, लेकिन अगर आप 5000 भी करेंगे तो और 15 ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अलग अलग टाइम में आप 10-10 यूनिट प्रोड्यूस करिएगा तो क्या होगा, ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा किराया, ज्यादा बिल, अधिक कॉस्ट इनकर करेगा, अधिक एनर्जी इनकर करेगा। और हमको क्या करना है, सेव ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन, राइट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर इफेक्टिव या एफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब कम से कम रिसोर्सेज में, ठीक है ना। इनपुट कम लगाना पड़े, आउटपुट ज्यादा मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये
अनुमान पे काम करना छोड़ दीजिए, अनुमान पे खेती करना छोड़ दीजिए, अनुमान पे प्रोडक्शन करना बंद कर दीजिए। अब साइंटिफिक तरीके से करिए। साइंटिफिक तरीका क्या होगा? अगर हम कहीं जाएंगे, सर के पास जाएंगे, ठीक है ना, सर ने मुझे कोई टास्क दिया, ठीक है, डायरेक्टर सर ने मुझे कोई टास्क दिया, मैं बोलूंगी सर इसके लिए तो लमसम 35,000 तक खर्चा आएगा। कैसे आएगा? सब बोलेंगे मुझे एक बजट बना के दो, ठीक है, एस्टिमेट बना के दो। एस्टिमेट में मुझे लिखना पड़ेगा ना कि ये। अब वो अगर एस्टिमेट 25 का ही आता है तो 35 में 10 एक्स्ट्रा जो कहीं इधर उधर बर्बाद कर देते हैं हम, ठीक है ना, ज्यादा रिसोर्सेज है तो ज्यादा जब रहता है तब कदर रहती है, नहीं है ना। जब घर पे मोटर से पानी गिरते रहता है तो एक बार भी ध्यान जाता है कि पानी की कितनी किल्लत है, जल्दी से दौड़ के बंद करो और पानी को सेव करो। अब धरती के अंदर है, जितना चाहो उतना निकालो। वो तब ध्यान जाता है जब पानी आज घर में नहीं है, मोटर खराब हो गया या टंकी में नहीं चल रहा है। अब उस दिन देख लो, 1 बाल्टी पानी से या 2 बाल्टी पानी से पूरे दिन का काम चल जाता है। चलता है ना, होता है, तुम लोग सबने देखा होगा, सब हम लोग यहीं के हैं, ठीक है ना। वी ऑल हैव फेस्ड दैट सिचुएशन। उस दिन कितना बचा बचा के काम करते, जैसे तिजोरी से हजारी खर्चा हो रहा है। यही वो बोल रहे हैं कि आप हर समय यही सोचिए कि आपके तिजोरी से हजारी निकल रहा है, क्योंकि आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो अब जब 25,000 का मैंने बजट बना दिया और उनको एस्टिमेट दे दिया, उनको एक बार भी बुरा नहीं लगेगा 25,000 पास करने में। यहाँ पे ठीक है, इतना लगेगा, तुम्हारे पास इतना डेटा करो। हो सकता है 25,000 से 26,000 हो जाए, हो सकता है 24,000 में भी काम हो जाए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन नाउ अब है आई हैव अ डेटा जो प्रूफ करता है कि इतना चाहिए। समझ में आया? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में है कि अनुमान को हटा दो, ठीक है। ये आपका डिफरेंट अप्रोचेज है। मैं एक बात थोड़ा और बता दूं कि इसके अलावा आपको मॉडर्न मैनेजमेंट में पीटर ड्रकर पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको कॉन्टिजेंसी थियरी, कॉन्टिजेंसी मतलब होता है कि कितना भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तुम कर लो, यानी दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ ना कुछ है जो इसको कहते हैं भगवान के हाथ में है, यानी भगवान के हाथ में नहीं है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग जहाँ पे हैं, ये कॉलेज जहाँ पे है, कॉलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी गवर्नमेंट के पॉलिसी पे, ठीक है ना। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया, क्या हालत हो गया है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कब से पढ़ा रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बच्चे घर पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं हुआ था ना। लेकिन सिचुएशन बदल गया, बाहर का सिचुएशन बदला ना। हमारे कॉलेज में कोई बीमारी नहीं हुई थी, बाहर से ऐसा पैंडेमिक फैला कि हमको घर में बंद कर दिया, ठीक है। तो बंद कर दिया तो काम बंद नहीं होना चाहिए, काम, द वर्क शुड गो ऑन, राइट, यही तो लाइफ है ना। तो जब काम चलते रहना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उससे हम डगमगा गए थोड़ा, एक हफ्ते के लिए बंद जरूर किया कॉलेज, लेकिन नाउ कम अप विद द आइडिया कि ऑनलाइन भी क्लास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जूम के फाउंडर को ये आया आइडिया कि अब लोगों का काम बंद हो रहा है, यानी लोग डिमांड करेंगे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो कहीं से भी कनेक्ट होकर के काम सके। उनका जूम अब के लिए तो पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी हो गया है ना, हो गया ना, कितना पैसा कमाया उसने। इसी तरह गूगल क्लासरूम के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। यही प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम की तरह आया, लेकिन इसी को बहुत सारे लोगों के लिए थ्रेट हो गया। बहुत सारे लोगों के होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सब बंद हो गया, क्रैश हो गया। ऑन जो हमारा एविएशन है वो कितना लचर गया, तो इतना लचर गया कि एयर इंडिया बिकने लगा, बिक गया, राइट। देख लिया आपने कि वो बिक भी गया। लेकिन यही किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो गया, तो जिसने टाइमली इसमें अपने लिए कुछ ना कुछ स्कोप ढूंढ लिया, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी। अनअकैडमी के लिए ऑनलाइन जो भी पढ़ाते थे अब तक, उनका उतना नहीं चलता था, लेकिन अभी चल रहा है पेंडेमिक में, क्योंकि बच्चे वहीं पे जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि आपका काम नहीं रुकेगा और आपका काम रुकेगा क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। डिमोनेटाइजेशन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। उस समय आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे डेली वेजेस लेबरर काम छोड़ छोड़ करके बिहार आ रहे हैं, देखा था ये खबर, न्यूज देखा था ये सब। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंपैक्ट करता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने से हम पे असर पड़ता है, ठीक है। अब हमारे अंदर चेंज आएगा तो हम पे असर नहीं पड़ेगा, बताओ। दिल्ली के वायु में बहुत ज्यादा कार्बन है, ठीक है ना, बहुत प्रदूषित हवा है,
तो हम पे असर पड़ रहा है उसका, क्या असर पड़ रहा है हम पे? लंग्स का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब हमारे अंदर लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, इन्फेक्टेड हो जाए हमारा लंग्स, तो क्या उसका असर नहीं होगा हमारे ऊपर? तो भी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब बाहर चेंज होता है तो उसका भी असर होता है ऑर्गेनाइजेशन को, जब अंदर चेंज होता है तो पैसा नहीं है, बैंकरप्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बहुत कम पैसा, इतने में 1-2 साल चलाना है, सबकी सैलरी भी करनी है, रिसोर्सेज भी लेना है, काम भी करना है और डूबने नहीं देना ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन को वही जो 2 बाल्टी पानी को हम बचा बचा के करते हैं, इसी से पूरा साल चलाना है हमको, उसका भी तो असर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एंटिटी है जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट का असर उस पर होता है, और दोनों को मैनेज करके चलना है। समझ में आया? तो उसमें सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच, 2 अप्रोच इसके अंदर आपको और पढ़ना होगा। सिस्टम अप्रोच बोलेगा कि 2 सिस्टम में एक इन्वायरमेंट काम करता है, एक्सटर्नल सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में, ठीक है। इंटरनल सिस्टम तो अब तुम समझ हो, जो रॉ मटेरियल है, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो कैपिटल रिसोर्सेज है, जो एम्प्लॉय है वहां के, ये सब इंटरनल सिस्टम बनाता है। और एक्सटर्नल जो जहां से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जो सप्लायर है, जो वेंडर है, जहां से हम लेते हैं, जहां पे हम बेचते हैं, जो कस्टमर्स है, ये सब तो एक्सटर्नल है ना, कंपनी के नहीं है, ठीक है ना। तो इनसे हम लेते हैं, इन दोनों से जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों में चेंज होता है तो इसके मैनेजमेंट में चेंज आता है। समझ में आया? दूसरा है कॉन्टिजेंसी, मतलब अभी आपने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है, राइट, लेकिन यहाँ पे जो द हुप तुम लोगों ने देखा होगा ना रेस्टोरेंट, मैं उधर से ही आती हूँ, तो मैंने उसको देखा था, ठीक 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ, और मैं कहता 13,000 के आसपास एक टेम्पररी, क्या नाम दिया था उसका मोदी जी ने, मुझे याद भी नहीं है, लॉकडाउन से पहले क्या टर्म यूज किया था उन्होंने? जनता कर्फ्यू, करेक्ट, वेरी गुड। वो जनता कर्फ्यू जो 1 हफ्ते का उन्होंने ट्रायल बेसिस पे लगाया था, वो जनता कर्फ्यू में उससे पहले जब मैं आ रही तो देखा तो उसका पूरा लगभग वो तैयार हो गया था, उसका शायद ओपनिंग भी हो गया था, ठीक है ना। एंड ठीक ओपनिंग के बाद बताओ कि पूरा लॉकडाउन हो गया होगा, कितना खर्चा उसने इनकर किया होगा, लोन लिया होगा बैंक से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, लोगों को हायर किया होगा, इंटीरियर किया होगा, और बंद, किस्मत खराब। फुल प्रूफ प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, खूब अच्छा उसने बिजनेस प्लान बना रखा था, लेकिन नुकसान जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच यही बोलता है कि चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, जिसके चेंज पर आपको चेंज करना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट फिलॉसफी को, नहीं तो आप डूब जाइएगा। अब ये चेंज क्या कॉन्टिजेंट समझ में? कॉन्टिजेंट का मतलब होता है व्हेन समथिंग डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट, ठीक है ना। फ्यूचर किसी ऐसे चीज पर जब आपका भविष्य या आपका आज निर्भर करता है तो उसको हम कॉन्टिजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कॉन्टिजेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, क्लियर है? दीज आर डिफरेंट अप्रोचेस। अब इसके अंदर 5 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स हैं, और ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में 5 प्रिंसिपल है। इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये फिर कभी नेक्स्ट क्लास में मौका मिलेगा तो बताएंगे। अभी कुछ समझा या लगा कि 1 घंटा हमारा बेकार हो गया? सब समझ में आया मैम। ब्यूरोक्रेटिक के बारे में हाँ, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैंने कहा था कि जब आपके कंपनी का साइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत बड़ा है तो आप क्या करना चाहिए आपको। तो इन्होंने बोला था पहला पॉइंट पे डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, एक चीज ये समझ लो कि ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो कॉमन है क्लासिकल, ये सबने इसके बारे में बोला है। तो ये जैसे इसमें मैंने 5 प्रिंसिपल बोला ना, तो एक डिवीजन ऑफ वर्क होगा। इसमें मैंने 14 बोला तो एक डिवीजन ऑफ वर्क है, और इसमें मैंने 5 ही बोला तो इसमें भी एक डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मैंने काम को पहले बांटो और फिर उस लोगों को वो काम असाइन करो जो उस काम को अच्छे से कर सकता है। पहले डिवाइड द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू द सिंपलर टास्क एंड देन दोस पार्ट ऑफ टास्क विल बी असाइन्ड टू सच employee who is competent or who has skill set to perform that particular duty in the best possible way, right? तो डिवीजन ऑफ वर्क बोला। उसके बाद उन्होंने बोला इम्पर्सनल, मैंने इसे बताया था, इम्पर्सनल मतलब कोई किसी का भाई भतीजा नहीं है, पर्सनली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा इम्पर्सनल के बाद और क्या होगा मैं बताती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। हाँ, सिस्टम ऑफ रूल्स। सिस्टम ऑफ रूल्स मतलब कि एक कायदे कानून होने चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए जो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को भेदभाव ना लगे। क्योंकि अगर वो एक जैसा नहीं होगा तो पीपल विल फील डिस्क्रिमिनेटेड और वो फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो देयर शुड बी सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि एक तरीका होना चाहिए जो सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको बार बार हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा कि तुम्हें ये रिवॉर्ड क्यों मिला, तुम्हें क्यों नहीं मिला, या तुम्हें ये पनिशमेंट क्यों दिया, तुम्हें
क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन उठता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ क्यों नहीं हुआ, छोटे छोटे 10 लोगों में ये सब डिस्प्यूट होता है, वहां तो 5,000 10,000 की बात कर रही है। तो सिस्टम ऑफ रूल्स होना चाहिए। और एक पॉइंट है इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसका खाता भी, उसका डिटेल होना चाहिए आपके पास। ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देखते हो ना, तुम्हारे एडमिशन का डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या वो जरूरी है या नहीं जरूरी? जरूरी है। जरूरी क्यों है? ताकि जब आपको आगे कुछ काम पड़ेगा तो आप अपने सारे सर्टिफिकेट सारे चीज यहाँ से ले सकते हैं, ताकि आप एक साथ 2 2 4 4 कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, उसका प्रूफ है, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ है। किसी और भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपके पास नहीं रहेगा, आप नहीं करिएगा। समझ में आया? तो सिस्टम ऑफ रूल को सपोर्ट करने के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि मान लो हमने कुछ काम किया, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया और फ्यूचर में फिर 10 साल के बाद सेम प्रोजेक्ट आ गया करने को, तो हम निकाल सकते हैं ना फाइल को और देख सकते हैं कि उस समय में जब कॉस्ट इतना था तब कितने लेबर लगे थे, कितना पैसा खर्चा हुआ था, कितना टाइम लगा था, और उसी अनुमान में आप क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में आप जोड़ लोगे कि इतना % महंगाई बढ़ी है, यानी इसको गुना कर दो इतना % से, इतना ही हमारा लगभग क्या आएगा, खर्चा आएगा। इतने एम्प्लॉय लगे थे तो इतने ही हमारे एम्प्लॉय अभी भी लगेंगे। चलो मशीन ज्यादा आ गए हैं तो हम थोड़े से नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कम कर सकते हैं, राइट। टाइम कितना लगा था तो आप दूसरी कंपनी से टाइम मांग लोगे कि हमको इतना टाइम दीजिए, उसमें हम ये प्रोजेक्ट पूरा करके दे देंगे, क्योंकि आपको आइडिया है, तो आपके पास रिकॉर्ड है, तो आपने क्या किया, रेफर किया। रेफर मतलब पुराने चीजों को जाके फिर से चेक करना कि उसमें कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। और एक और बात, कोई आपको बोलता है कि तुमने कंपनी का 50,000 गबन कर दिया, तुम्हारे पास भाई चिट्ठा पुर्जा सब है, निकाल के दे दो, है ना। ये बिल वो बिल वो बिल वो बिल सब देखिए किधर गबन किया मैंने, आप बच गए, आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया, नहीं तो आप फंस सकते थे, है ना। सही में गवर्न किया तो वो फंसेगा, वो तो फंसता ही है, आपको मालूम है ना, वो तो फंसता ही है। तो इसीलिए रिकॉर्ड रखना है ना, क्योंकि रिकॉर्ड कैन हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से मदद करता है आपको। अब समझ में आया? ये सब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का पॉइंट्स है, ठीक है। इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सोनाली समझ में आया? यस मैम। आवाज आ रही थी मेरी? यस मैम। ठीक है। तो ये दीज आर डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, जिसको मैंने अभी आपको कह सकते हैं कि हमने आपको ब्रीफ में ये बताया है, क्योंकि इसको अगर हम खत्म करेंगे तो एटलीस्ट 10 दिन का टाइम चाहिए एक एक चीज के बारे में बताने में। ये 8 से 10 दिन में पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है, ठीक है ना, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट 2 दिन लगेगा, इसमें 2 दिन लगेगा, इसमें चलो 1 दिन में भी हो जाएगा, 1 दिन लगेगा भी नहीं, फिर इसको खत्म करने में 2 दिन लगेगा और इसमें 2-3 दिन, ठीक है ना। तो इस तरह से करके 8-10 दिन का ये पूरा का पूरा है। बट आपका जो पहला टॉपिक है सिलेबस का, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ना, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, तो अभी तक लग रहा होगा कि क्या है ये अप्रोच। ये है अप्रोच कि डिफरेंट लोग जो आए हैं, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर या एल्टन मायो या पीटर ड्रकर, इनका अपना तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन और देखने का नजरिया था, दृष्टिकोण था, राइट, ठीक है ना। और कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ऑल आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस। उन्होंने ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है ना, ये लेबर थे, ठीक है ना, अपनी कंपनी में। अब तुम बताओ, लेबर हो गए फादर ऑफ मॉडर्न, ये 6 इयर्स के ड्यूरेशन में लेबर से वहां के सीईओ बन गए, ठीक है ना, एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पे चले गए। कैसे? क्योंकि इनके अंदर विजन इतना था, इतना ज्यादा फील करते थे, एंड व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ लेबरर ही फेल्ट कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बीच के गैप को भरने के लिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, ठीक है ना, कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम हमारा होना चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग होना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग मतलब कि क्रिकेट के लिए जब प्लेयर चुन रहे हो तो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर को चुनो, टेनिस खेलने वाले प्लेयर से क्रिकेट मत खिलवाओ, वो नहीं खेल पाएगा, ठीक है ना। यानी किसी हर लोग की अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है। मे बी तुम अकाउंट्स का काम भी कर लो, मे बी तुम मार्केटिंग का काम भी कर लो, मे बी तुम फाइनेंस का काम भी कर लो, लेकिन कोई एक चीज होगा जो तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, तुमको उस काम के लिए हम चुनेंगे, ये साइंटिफिक होगा, ठीक है ना। समझ में आए? ये साइंटिफिक है, लॉजिकल है, राइट। तो उन्होंने कहा ये करो। इसके अलावा भी और भी 2-3 पॉइंट है, इतना ज्यादा एक साथ नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, सोचेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेज। उन्होंने कहा कि मेंटल
रिवॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि मेंटल बेसिस पे चेंज होना चाहिए। उस समय बहुत ज्यादा था, कैपिटलिस्ट अपने आप को किंग समझता था और लेबर्स हमेशा समझते थे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें हमेशा काम करा के पैसा नहीं दिया जाता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता था हमेशा। आप लोगों ने रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति सब पढ़ा था ना, लेनिन आए थे उसमें, मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स का आया था, याद है ना? कुछ कुछ तो याद होगा, सब कुछ बोल के होगे तो मैं भी भूल चुकी हूँ, लेकिन आपको पता है सारी क्रांति याद है। मतलब क्या कि हमेशा लड़ते रहते थे कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। इन्होंने बोला कि नहीं लड़ो मत, क्योंकि अगर कोई मजदूर नहीं रहेगा इस दुनिया में तो कैपिटलिस्ट के पास कितना भी कैपिटल रहे, कितना भी मशीन रहे, कितना भी बड़ा उसका इंडस्ट्री रहे, कौन रन करेगा? वो कौन करेगा? फिजिकल लेबर। बिना फिजिकल लेबर के पॉसिबल है आपका आउटपुट, प्रोडक्शन नहीं। और उन्होंने लेबर को भी समझाया कि अगर कोई तुमको नौकरी नहीं देगा तो तुम क्या कमाओगे, क्या खाओगे, लड़ते रहोगे क्या जिंदगी भर? तो इसको चेंज करो, मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना? अपने माइंडसेट को बदलो और एक दूसरे के साथ जो ये रस्सा कस्सी का लड़ाई लड़ते हो ना, उसको बदल दो दोस्ताना में, क्योंकि यू पीपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप दोनों के बिना दोनों का काम नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्टिंग से कॉम्प्लीमेंट्री बनो, ठीक है ना? एक दूसरे का साथ दो, सहयोग दो, कोऑपरेशन भी इसमें पॉइंट है। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस आज का ऐसा करो, नोट डाउन कर लो कोई अपने कॉपी के पीछे। मैं बता देती हूँ। रोल नंबर 4, 1, 9, 16, 3, 7, 14, एक 11। हाँ श्रेया, आपका रोल नंबर अपडेटेड नहीं, अपडेट कर लीजिए। 11 भी है। हो गया सारा? ये ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन जो भी है आप उनका लिख करके